अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में। मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूं मुक़द्दस इफ्तिखार। खेलों की खबरों में हमारे साथ हैं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले T20 मैच के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली, और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास, आर्मी चीफ और अस्करी हुक्काम की अहम कौमी उमूर पर ब्रीफिंग। रियासती रेट तस्लीम करने के अलावा दहशत गर्दों के पास कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात का खुमियाजा दहशत गर्दों की मजीद सफबंदी की सूरत में सामने आया। इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज मुल्क की तरक्की और कामयाबी के सफर में भरपूर साथ देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। इदारों की मजबूती चाहते हैं। इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ के रिमार्क से पार्लियामेंट की तकरीम में इजाफा हुआ। तासुर है कि पार्लियामेंट से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में सियासत हो रही है। हम तारीख के नए मोड़ पर हैं, चाहते हैं कि मामलात जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ें। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आइन में मुकन्नना इंतजामिया और अदलिया के इख्तियारात का तयन कर दिया गया। कोई इदारा दूसरे के उमूर में मुदाखलत का मजाज नहीं। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। इसे न सल्ब किया जा सकता है और न ही इसमें मुदाखलत हो सकती है। रियासत के एक जुज की जानिब से आइन के खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी नापसंदीदा फेल है। कानून बनने से पहले ही मुतनाज़ और यकतरफा हुक्म तारीख का सियाबाब है। वफाकी हुकूमत संगीन आइनी खिलाफ वर्जी का जायजा लेकर दुरुस्तगी के लिए इक़दाम करे। कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों पर अपील का हक देने का बिल कौमी असम्बली में मंजूर। नजरसानी दरखास्त दायर करने की मुद्दत बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई। समाअत लार्जर बेंच करेगा। आइन में तमाम इदारों की हदूद मुतय्यन हैं। आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों पर अपील का हक देने से इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। वजीर कानून आसिम नजीर तारिड़। कौमी असम्बली का डैम फंड में जमा होने वाली रकम कौमी खजाने में जमा कराने का मुतालिबा। करारदाद मंजूर। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अदालती रिवायात से मावरा और खिलाफ कानून डैम फंड कायम किया। फंड में मौजूद 16 अरब रुपए से ज्यादा रकम सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इस्तेमाल की जाए। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म। 17 अप्रैल तक फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से इलेक्शन कमीशन को फंड्स मुहैया किए जाएं। 18 अप्रैल को अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराई जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का हुक्म। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए आखिरी शर्त भी पूरी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF को पाकिस्तान के लिए $1 अरब की मुआवनत की तस्दीक कर दी। मज़कूरा डिपॉजिट्स के लिए स्टेट बैंक जरूरी दस्तावेजात तैयार कर रहा है। चीनी बैंक ICBC ने भी $30 करोड़ की किस्त जारी कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार। गंदम, चीनी, खाद और दीगर जरूरी अशिया की स्मगलिंग रोकने के लिए अहम फैसले। ज्वाइंट पेट्रोलिंग के साथ पुलिस, कस्टम और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। FBR में सेंट्रल डेटा सेल का कयाम। गैर जरूरी सप्लाई रोकने के लिए सरहदी अजला में तलब और रसद से मुताल्लिक सर्वे जारी। जरूरी अशिया की स्मगलिंग, फूड सिक्योरिटी के साथ कौमी सलामती का भी मसला है। रोकथाम के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। आइन की बालादस्ती मुसल्लिमा है। बातचीत से मामलात हल होते हैं। अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अहम तरजीह है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 235 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया गया। मुस्तहिकीन के वजीफे में 25% इजाफा किया गया। वफाकी वजीर शाजिया मरी और वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
निहत्ते फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में यौमुल कुद्स मनाया गया। रैलियां और जुलूस निकाले गए। मस्जिद अक्सा पर इस्राएली फौज के हमले और मजालिम की शदीद मसम्मत। फलस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। आदमी बिरादरी के दोहरे मयार की मसम्मत। मकबूज़े कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में जमुअल विदा की अदायगी से रोक दिया गया। यौम कश्मीर और यौम कुद्स पर भारत और इसराइल मुखालिफ रैलियाँ। बैनुल अक़वामी बरादरी से पायदार अमन के लिए दरीना तनाज़ात हल करने का मुतालबा। यमन में अमन की जानिब अहम पेशरफ। हुकूमत और हुसियों के दरमियान कैदियों का तबादला। पहले मरहले में 322 कैदियों की रिहाई। 3 दिन में दोनों अतराफ से 900 कैदी रिहा किए जाएंगे। जद्दा में खलीज ताउन कौंसिल का इजलास। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। मिस्र, इराक और उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा भी खुसूसी दावत पर इजलास में शरीक। शाम की अरब लीग में वापसी पर गौर। यूक्रेन और रूस के दरमियान बाखमुत के महाज पर शदीद लड़ाई। बहरुल काहिल में मौजूद रूसी बहरी बेड़े को हाई अलर्ट कर दिया गया। यूक्रेनी फौजियों को मगरबी मुल्कों की तरफ से दिए गए लेपर्ड टैंकों की ट्रेनिंग का अमल जारी। हर जारियत को नाकाम बनाया जाएगा। रूसी वजीर दिफा सरगई शोइगु। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में पहला T20 मैच। टॉस जीतकर पाकिस्तान की पहले बैटिंग। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 मैच खेले जाएंगे। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कौमी सलामती के बारे में। कौमी असम्बली का इन कैमरा सेशन पार्लियामेंट हाउस में हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में होने वाले इजलास में आर्मी चीफ और अस्करी हुकाम ने अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अराकीन पार्लियामेंट ने मुल्क की सलामती के लिए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हमें अपने हीरोज़ पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका को बताया कि इस वक्त मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं और इस कामयाबी के पीछे शहादा की कुर्बानियां और गाजियों की लगन है। उन्होंने कहा कि पायदार अमन के लिए रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की जा रही हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि मुज़ाकरात का खमियाजा दहशतगर्दों की मजीद सफबंदी की सूरत में सामने आया। रियासत की रिट तस्लीम करने के अलावा दहशतगर्दों के पास कोई रास्ता नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 1973 के आइन के मेमारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हमारे पास वसाइल और अफरादी क़ुव्वत की कोई कमी नहीं। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें और पाक फौज मुल्क की तरक्की और कामयाबी के सफर में भरपूर साथ देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन कैमरा इजलास में पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती से मुताल्लिक आर्मी चीफ के ख्यालात जमहूरी निज़ाम की मजबूती का सबूत हैं। हम इसे कदर की निगाह से देखते हैं। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हम तारीख के नए मोड़ पर हैं, चाहते हैं कि मामला जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ें। थोड़ी देर पहले जो रिमार्क्स जो है आर्मी चीफ ने इस फ्लोर पे दिए ब्रीफिंग के दौरान जो है पार्लियामेंट के मुताल्लिक, मैं समझता हूं कि ये बड़े खुशाइंद रिमार्क्स थे आर्मी चीफ की तरफ से इस अदारे की बालादस्ती के बारे में। इस अदारे के जो सरबराह जो मौजूदा वजीर आजम है उनकी जो है वजीर आजम के ओहदे के बारे में मैं समझता हूं ये बड़ा खुशाइंद बात है। हमारी तारीख का एक नया मोड़ हमारे सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है कि अपनी पावर को प्रोटेक्ट कर, ये इल्जाम वजारत वजीर आजमों पे आता रहा। हम लोग अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन करते हैं, वहां पे वो पावर अपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं। वहां पे जो कुछ हो रहा है वो अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट रखना चाहते हैं। उसका जो है मरकज जो है सिर्फ एक इंडिविजुअल को रखना चाह रहे हैं वहां पे। हम चाहते हैं कि जो वहां पे पावर जो है डिस्पर्स हो।
قومی اسمبلی نے آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلوں پر اپیل کا حق دینے کا بل منظور کر لیا۔ ایوان نے 2 قراردادوں کو بھی منظوری دی۔ پہلی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے جسے سلب نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی حکومت سنگین آئینی خلاف ورزی کا جائزہ لے کر درستگی کے لیے اقدامات کرے، جبکہ دوسری قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈیم فنڈ میں جمع 16 ارب روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے۔ تفصیل بتائیں گے ارسلان اسد اپنی رپورٹ میں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہونے والے قومی اسمبلی کا اجلاس خاصی اہمیت کا حامل رہا۔ اجلاس میں مجموعی طور پر 3 قوانین اور 2 قراردادوں کی متفقہ منظوری دی گئی۔ اہم قانونی بل سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز بل 2023 رکن اسمبلی شیزہ فاطمہ نے ایوان میں پیش کیا، جس کی ایوان نے متفقہ منظوری دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کے اہم نکات بیان کرتے ہوئے کہا کہ بل کے تحت آئین کی شق 184(3) میں ترامیم تجاویز کی گئی ہیں۔ یہ شق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سو موٹو اختیار کے استعمال سے متعلق ہے، جس میں فیصلے کے خلاف 60 دن کے اندر نظر ثانی کا حق دیتے ہوئے لارجر بینچ تشکیل دیا جا سکے گا۔ اس بل کا مقصد سپریم کورٹ کو مضبوط کرنا اور سائلین کو ان کے بنیادی حقوق کے حصول میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ اس میں 3 چیزوں کا انہوں نے خاص طور پہ خیال رکھا کہ ریویو کا جو سکوپ ہے اس کو انلارج کیا، سپریم کورٹ کو مضبوط کیا، ان کی جورسڈکشن کو انلارجمنٹ دے رہے ہیں، اور دوسرا اس میں لمیٹیشن میں 30 ڈیز ہے اس کو 60 ڈیز تجویز کر رہے ہیں۔ ایک ون ٹائم ڈسپنسیشن بھی ہے۔ سر یہ لیٹیگنٹس کے لیے اور وہ لوگ جن کے حقوق کے حوالے سے فیصلے 184(3) میں ہوتے ہیں اوریجنل جورسڈکشن میں یا سو موٹو جورسڈکشن میں، سر ان کو حقوق کے حصول کے لیے آسانی ہوگی۔ قومی اسمبلی نے مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 میں مزید ترمیم اور قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں مزید ترامیم کے بلز کی بھی متفقہ منظوری دی۔ دونوں بلز وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیے۔ قومی اسمبلی نے رکن اسمبلی موسیٰ گیلانی کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کی متفقہ منظوری دی۔ قرارداد میں سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے حکم نامے کو مسترد کرتے ہوئے اسے آئین اور قانون سے متصادم قرار دیا گیا۔ یہ ایوان پارلیمان کی قانون سازی کا مسلمہ دستور اختیار سلب کرنے کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جارحانہ کوشش کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ یہ اختیار سلب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں مداخلت کی جا سکتی ہے۔ یہ ایوان واضح کرتا ہے کہ بجٹ، مالیاتی بل، اقتصادی معاملات اور وسائل کے اجرا سے متعلق منظوری دینے یا نہ دینے کے تمام تر اختیارات پارلیمان کے پاس ہیں۔ یہ ایوان شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کو وجود میں آنے، آئینی اور قانونی عمل کے نتیجے میں تکمیل پانے اور نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی ایک متنازع اور یک طرفہ 8 رکنی بینچ میں زیر سماعت لا کر پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ورق کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایوان وفاقی حکومت کو ہدایت کرتا ہے کہ اس سنگین آئینی خلاف ورزی کا بخور جائزہ لے کر اس کی درستگی کے لیے آئین اور قانون کے مطابق انتظامات کیے جائیں۔ ایک اور اہم قرارداد رکن اسمبلی کھیل داس نے پیش کی، جس کے ایوان نے متفقہ منظوری دی۔ قرارداد میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے ڈیم فنڈ جمع کرنے کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے اس فنڈ میں جمع ہونے والی 16 ارب روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ जनवरी 2023 में 5 रुकनी बेंच को आगाह किया गया था कि डैम फंड में 16 अरब 53 करोड़ रुपए मौजूद है, जो अगली छमाही में बढ़कर 16 अरब 98 करोड़ हो जाएंगे। ये ऐवान मुतालबा करता है कि डैम फंड में जमा होने वाली ये रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए और ये वसाइल 2022 के तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए बरोकार लाया जाए। قومی اسمبلی کا اجلاس 17 اپریل سے پہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ارسلان اسد کٹیخیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی نے چیمبر میں سماعت کی۔ الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک حکام عدالتی حکم پر پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے عدالت کو حکومتی موقف سے آگاہ کیا۔ عدالتی حکم نامے میں اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کو حکم دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو 17 اپریل تک فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے رقم مہیا کی جائے۔
عدالت نے اسٹیٹ بینک کو رقم کے اجرا کے لیے وزارت خزانہ سے رابطہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزارت خزانہ کو AGPR کے ذریعے فوری طور پر الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت نے دونوں صوبوں میں انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ اور الیکشن کمیشن سے 18 اپریل کو مددرآمد رپورٹس طلب کی ہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی مد میں فنڈز کے اجرا کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری لینے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ فنڈز مہیا ہونے پر الیکشن کمیشن دونوں صوبوں میں انتخابات کے لیے خرچ کرنے کا مجاز ہوگا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان کہتے ہیں کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے قومی اسمبلی کی منظوری سے ہی فنڈز جاری ہوتے ہیں، پارلیمنٹ نے فنڈز دینے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ آئینی قانونی طور پہ تو پوزیشن یہ ہے نا کہ جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے اس میں سے کوئی بھی پیسہ نکلنا ہے تو وہ قومی اسمبلی کی اپروول سے ہوگا، ٹھیک ہے، تو حکومت کو بھی کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے قومی اسمبلی کی اپروول چاہیے ہوتی ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے نویں جائزے کے تحت سٹاف لیول معاہدے کے لیے آخری شرط بھی پوری۔ متحدہ عرب امارات نے IMF کو پاکستان کے لیے $1 ارب کی 2 طرفہ مالی معاونت کی تصدیق کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں بتایا کہ اسٹیٹ بینک UAE سے مذکورہ ڈپازٹس کے حصول کے لیے ضروری دستاویزات کی تیاری میں مصروف ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے $2 ارب کی مالی معاونت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس طرح پاکستان اور IMF کے درمیان جلد سٹاف سطح کا معاہدہ ہو جائے گا۔ چینی بینک ICBC نے پاکستان کو $1 ارب 30 کروڑ مالی سہولت کے تحت $30 کروڑ کی تیسری اور آخری قسط جاری کر دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول ہو چکی ہے۔ $30 کروڑ کی قسط موصول ہونے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی افواہیں دم توڑ گئیں، حکومت کا موقف درست ثابت ہو گیا۔ IMF کی سربراہ کرسٹیلینا جارجیوا نے بھی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ پاکستان اپنا موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کر لے گا اور اسے معاشی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ IMF کی MD نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ IMF پیکج کی بحالی کے لیے پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان بات چیت جاری ہے، جس کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم ہونے سے بچانا ہے۔ پاکستان ابھی اس گمبھیر صورتحال تک نہیں پہنچا اور نہ ہی پہنچنا بہتر ہے۔ IMF کی سربراہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ سیلاب اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ سال آنے والا سیلاب 2011 کے سیلاب سے زیادہ تباہ کن رہا۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان فرنٹ لائن پر رہے گا۔ زراعت کے مستقبل کے لیے پاکستان کو سوچنا ہوگا۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے وزارت مواصلات سے متعلق امور پر بھی وزیر اعظم سے گفتگو کی۔ گندم، چینی، کھاد اور دیگر ضروری اشیاء کی اسمگلنگ روکنے کے لیے پولیس، کسٹم اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جوائنٹ چیک پوسٹوں کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی زیر صدارت ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ضروری اشیاء اسمگلنگ سے متعلق فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں سینٹرل ڈیٹا سیل کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ غیر ضروری سپلائی روکنے کے لیے سرحدی اضلاع میں طلب اور رسد سے متعلق سروے کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جوائنٹ پیٹرولنگ کا بھی آغاز جلد کر دیا جائے گا۔ اسمگلنگ کو مؤثر طریقے سے روکنے کے لیے قوانین میں ترامیم بھی کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ضروری اشیاء کی اسمگلنگ فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ قومی سلامتی کا بھی مسئلہ ہے۔ اس عمل کو روکنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اسمگلنگ ایک سنگین مسئلہ ہے، اس کی روک تھام کے لیے سخت فیصلے وقت کی ضرورت ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 235 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور مستحقین کے وظیفے میں 25% اضافہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر شازیہ مری اور وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پاکستان کا آئین سپریم ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تفصیل جانیے مریم ملک کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری نے فیصل کریم کنڈی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں معاشی حالات کے پیش نظر لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 25% امداد بڑھا دی گئی ہے۔ جب ہم آئے تھے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ تھا وہ تقریباً 235 بلین تھا، جو کہ اس حکومت نے بڑھایا اور یہ بجٹ آج 400 بلین کا بجٹ ہے۔
تو اس مہنگائی کے اثرات سے نبٹنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد ملتی ہے، ان کو اور مضبوط کیا جائے اور اس سٹائپنڈ میں ہم نے اضافہ کیا۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ ملک کے مسائل کا حل سیاسی مذاکرات میں ہے، سیاسی جماعتوں کو ڈائلاگ کرنے چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی ڈائلاگ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ڈائلاگز کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے، کیونکہ اگر ہم ڈائلاگز نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے ہم اس اکنامیکل سچویشن جو ہماری ہے، سیاسی جو سچویشن ہے، اسی طرح ڈیڈ لاک ہوگا اور ہم اور بند گلی کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ڈیلیگیشن بنایا، ایک وفد بنایا، ہم نے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد ہم اپوزیشن کے پاس بھی جائیں گے اور مل بیٹھ کر اس ملک کے لیے ایک فیوچر پلان دیں گے، ہم نے ایک وے فارورڈ دیکھنا ہے۔ پی پی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں عسکری حکام بریفنگ دیں گے۔ فیصل کریم کنڈی نے چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کے تیر چلائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان آج کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے کی ترقی کے لیے 15 رکنی قومی ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین، نجی شعبے اور حکومتی نمائندوں پر مشتمل یہ ٹاسک فورس معیشت، گورننس اور تعلیم کے شعبوں میں متعارف کرانے کا لائحہ عمل تجویز کرے گی۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ٹیکنالوجی پر دسترس آنے والے دور میں بھی ترقی کی ضامن ہے۔ معیشت، گورننس اور تعلیم کے شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے دور رس تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹاسک فورس حکومت کو زراعت، گورننس، تعلیم، معیشت کے شعبوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال، فیصلہ سازی اور ترقی کا 10 سالہ روڈ میپ تیار کرنے میں معاونت کرے گی۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور چین کی تانگ چائنیز ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی لمیٹڈ کے درمیان اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے، جس کے تحت مصنوعی ذہانت کے شعبے میں 3 سالہ ڈپلوما پروگرام شروع کیا جائے گا۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز اور ایگزیکٹو پریزیڈنٹ تانگ ٹیکنالوجی مسٹر میکس ما نے MOU پر دستخط کیے۔ سپریم کورٹ نے ججز کالونی پارک میں جج صاحبان کے درمیان مبینہ بحث و تکرار اور ہاتھا پائی کے حوالے سے جھوٹی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خبر سراسر جھوٹ، شرارت اور بدنیتی پر مبنی ہے، جبکہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ سپریم کورٹ کے PRO آفس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے معزز جج صاحبان کے بارے میں جعلی رپورٹنگ قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے اور یہ عدالت اور اس کے معزز ممبران کے وقار کو کم کرنے کے لیے منفی عناصر کی کوشش کی نمائندگی کرتی ہے۔ ادھر آزاد کشمیر میں سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کی نااہلی کے بعد سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔ تفصیل جانیے عدیل احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کی نااہلی کے بعد آزاد کشمیر کا سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے سیاسی بساط بچ چکی ہے اور اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی خوب متحرک ہے۔ ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 26 نشستیں درکار ہیں۔ تحریک انصاف کے پاس 32 جبکہ متحدہ اپوزیشن کے پاس 20 نشستیں ہیں، لیکن سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ تو یقیناً یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اور تحریک انصاف کو ہی اپنا جو ہے وہ قائد ایوان چننے کا حق بھی ہے اور ہونا بھی انہی کا چاہیے، لیکن جو ان کے اندر اس وقت ڈویژن چل رہی ہے وہ کافی خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے متحدہ اپوزیشن وہ بھی اپنی گیم کھیل رہی ہے۔ دوسری جانب موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں طلب کیا گیا آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے کل سے پیر 2:15 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اسپیکر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں صرف اپوزیشن اراکین اسمبلی ہی شریک ہوئے، جبکہ حکومت کی جانب سے کوئی بھی رکن اسمبلی اجلاس میں شریک نہ ہو سکا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف غیر سنجیدہ افراد کا گروہ ہے، موجودہ سیاسی ابتری کی ذمہ دار بھی یہ جماعت خود ہے۔ اور اس شروع سے لے کے انہوں نے اسمبلی کو کوئی وقت نہیں دی بلکہ بے توقیر کیا ہے۔ اجلاسوں میں کبھی ان کا کوئی منسٹر نہیں آتے، پرائم منسٹر کبھی نہیں کم آتا ہے، نہ آنے کے برابر ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی دوسرے دن اجلاس صرف گورنمنٹ پارٹی ہونے کی نہ وجہ سے یہ اجلاس جو ملتوی ہو رہا ہے، اور اس میں یہ جو موجودہ کرائسس ہے ان کے اپنے پیدا کردہ ہے۔ یہ اس 2 سال میں 2 پرائم منسٹر تبدیل کر چکے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ
पोलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि एक मुख्तलिफ और ख्यालों का जमगठा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आमदा इजलास में नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए लाए अमल तय किया जाएगा। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अदालती हुक्म इम्तना गैर आइनी और गैर जमहूरी है। ये इक़दाम पार्लियामेंट की बालादस्ती पर भी हमला है। ANP के रहनुमा एमिल वली खान ने अपने बयान में कहा कि हमारी जमात पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हर मुमकिन कदम और आवाज़ उठाएगी। उन्होंने कहा कि कानून साज इदारे का इख्तियार किसी और को नहीं दिया जा सकता। वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स मौलाना अब्दुल वासे ने कहा है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। कोयटा में इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि आइन में तमाम इदारों की हदूद का तयन कर दिया गया है। कोई इदारा दूसरे इदारे की हदूद में मुदाखलत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अफरा तफरी और सियासी बहरान पैदा हुआ है। यही सियासी बहरान पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना है। तमाम पार्लिमानी, सियासी और मजहबी जमातों और तमाम इदारों को मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। लाहौर के इंसदाद बदउनवानी की खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की अबूरी जमानत 27 अप्रैल तक मंजूर कर ली है। परवेज़ इलाही पर LWMC और गैर मुल्की कंपनी के दरमियान मुआहदे में करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। अदालत ने परवेज़ इलाही को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए महकमा एंटी करप्शन को आइंदा समात तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने परवेज़ इलाही को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की भी हिदायत की है। बदउनवानी के मुकदमे में मोहम्मद खान भट्टी और मोनिस इलाही को शरीक मुल्जिमान के तौर पर नामजद किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है जो निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का पूरा इख्तियार रखता है। जस्टिस शाहिद करीम ने अपने फैसले में लिखा कि निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी का अमल सियासी क़यादत ने मुकम्मल करना था। सियासी क़यादत ने तकर्रुरी में नाकामी के बाद खुद ये मामला फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को भेजा। फैसले में करार दिया गया है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी के अमल में क़वाइद व ज़वाबित की कोई खिलाफ वर्जी साबित नहीं हुई, लिहाजा दरखास्तें खारिज की जाती हैं। मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के खिलाफ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने अदालत से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 मार्च को मुख्तसर फैसले में इनकी दरखास्त खारिज कर दी है। रमज़ान करीम के पहले 2 अशरों के दौरान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन की तादाद 2 करोड़ 10 लाख तक पहुँच गई है। उमूर हरमैन अल शरीफैन के इदारे के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल रमज़ानुल मुबारक के दौरान ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद में 49% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर का इंतजाम करने वाली एजेंसी ने अपने ऑपरेशनल प्लान के जरिए मस्जिद नबवी को तैयार किया है। नमाजियों और ज़ायरीन को ऐसी सहूलियात फराहम की गई हैं जिससे इबादत की अदायगी में आसानी मुमकिन हो सके। नाज़रीन, मुल्क भर में यौमुल क़ुद्स मज़हबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मसाजिद में बड़े इज्तिमा हुए। उलमाए किराम ने रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फित्र की फजीलत बयान की। इस मौके पर फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। देखते हैं वकार हैदर की रिपोर्ट। पाकिस्तान में आज यौमुल क़ुद्स मनाया गया है। इसका आगाज 1989 में ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी ने किया था, जिसके बाद से दुनिया भर के मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाते हैं। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती और इसराइली जहरियत के खिलाफ ये दिन मनाया जाता है। इस्लामाबाद में G6 से एक रैली निकाली गई जिसमें हजारों की तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चे शरीक हुए। तो सुबह करे और अपने मुसलमान भाइयों की फिक्र न करो, मुसलमान नहीं है, और कुरान ने जुल्म के खिलाफ उठने को वाजिब करार दिया है। दिन आने वाला है जब इसराइल सफ़े हस्ती से महव होगा, अल-कुद्स आजाद होगा और फलस्तीन में इंशाअल्लाह मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करेंगे। फलस्तीनियों की उनकी सपोर्ट के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। मेरी वालदा, मेरी वाइफ, मेरे तमाम बच्चे और इसी तरह तमाम लोग इस रैली के अंदर शरीक इसलिए हुए हैं कि हम सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं कि हमारा भी इसके अंदर एक अमल हो जाए। बदकिस्मती से इसराइल आज भी गजा पर बमबारी जारी रखे हुए है और मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर तशद्दुद का सिलसिला जारी है। इसी जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आज गिलगित बल्तिस्तान, कराची, लाहौर और क्वेटा समेत मुल्क के दीगर इलाकों में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। यहाँ पे शामिल अफराद का बस एक ही नारा है कि कुद्स हमारा है और हम कुद्स को लेकर रहेंगे।
वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल की बात करते हुए आपको बताएं, भारत के गैर कानूनी तौर पर जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर को मुकन्नल करके लोगों को नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जामे मस्जिद श्रीनगर अंजुमन औकाफ ने एक बयान में कहा है कि जिले मजिस्ट्रेट और पुलिस हुकाम ने सुबह मस्जिद के दरवाजों को ताले लगा दिए, जिस पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जामे मस्जिद को मुकफ्फल करने पर काबिज इंतजामिया की सख्त मजम्मत की है। लोगों ने आज जुमे को यौम कश्मीर और यौम कुद्स के तौर पर मनाने के लिए श्रीनगर, बडगाम, आगाम, पटन और दीगर इलाकों में भारत और इसराइल मुखालिफ रैलियां निकाली। शुरका ने भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने आलमी बरादरी से पायदार आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात हल करने की अपील की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने अफसोस का इजहार किया कि फिस्ताई मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर की संगीन ज़मीनी सूरत हाल के बारे में आलमी बिरादरी को गुमराह करने और निहत्ते कश्मीरियों पर काबिज फौजियों के मजालिम को छुपाने की मजमूम कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके जम्मू कश्मीर में G20 इजलास मुनक़्क़िद करना चाहती है ताकि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर आने के बाद अपने झूठे बयानी को फैलाया जा सके। जम्मू में कॉन्फ्रेंस के मुक़र्रिरीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करें ताकि फ़िरक़ा परस्त अनासर को शिकस्त दी जा सके। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा यूनाइटेड पीस अलायंस के चेयरमैन मीर शाहिद सलीम ने किया था। नाज़रीन, मेला बैसाखी की तकरीबात गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में रस्म भोग के साथ अख्ताम पसीर हो गई हैं। मेला बैसाखी की 3 रोज़ा तकरीबात में भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्रियों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। सिख मजहब के मशहूर मजहबी त्यौहार मेला बैसाखी की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में रस्म भोग के साथ अख्ताम पजीर हो गई। मेला बैसाखी के दूसरे रोज भारत समेत दुनिया के दीगर ममालिक से आए हुए सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा पंजा साहिब में मजहबी रसूमात अदा की। मेला बैसाखी के मौके पर भारत से आए हुए सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा। बहुत आनंद बनया, इतने संगतां दा प्यार इतफाक सलूक देखा, बड़े सोहने इंतजाम किए ने। मैं दिल्ली से आया हूँ बैसाखी मनाने के लिए, यहाँ पे एक बैसाखी मनाई और एक मेरा भाई पाकिस्तान में कश्मीर में रहता, वो 40 साल बाद आ गई, मेरे को मिलने का मौका मिला उससे। मैं दिल्ली ते आई हुई हैं, मेरे में भी कश्मीर मेरे भी जी आए सी, मेरे मासी का लगा सी, मेरे मासी सास का मुंडा सी, तो बड़े मनी बड़ी खुशी हुई सी, मेरे मिलन आई सी। मेला बैसाखी की 3 रोज़ा तकरीबात आज गुरुद्वारा पंजा साहिब में रस्म भोग के साथ अख्ताम पजीर हो गई, जिसके बाद सिख यात्री लाहौर रवाना हो जाएंगे। सदाकत अली, PTV न्यूज़, हसन अब्दाल। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने कहा है कि मकतूल शहरी दयाल सिंह के कत्ल में मुलव्वस अफराद जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। पेशावर में मकतूल शहरी के लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अक़लियती कम्यूनिटी को निशाना बनाना काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सिख कम्यूनिटी के शमशान घाट का मसला हल किया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला ने मकतूल दयाल सिंह के वरसा को 10 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में BNP के रहनुमा हाशिम नोतज़ई, आगा हसन बलोच और सेंटर नसीमा एहसान शाह के साथ मुलाकात की और मुल्क की मजमूई सियासी और आइनी बहरान के हल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस्लामाबाद में सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सियासी और मालियाती बहरान के हल के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर BNP के रहनुमा और वफाकी वजीर आगा हसन बलोच ने कहा है कि मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। BNP ने हमेशा जमहूरियत और आइन का साथ दिया। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमारा पॉलिटिकल फोर्सेस का, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो जिम्मेवारी बनती है और जो मुल्क में इस वक्त इतना तूफ़ान है और उसको ख़त्म करने के लिए, माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हम चाहते थे कि कोई डायलॉग होना चाहिए और हमने वो आकर हमने अपना पैगाम दिया है आसिफ अली जरदारी साहब सदर साहब की तरफ से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और हमने वो पैगाम पहुंचा दिया है। आज इनका आना मैं समझता हूँ मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत करना जरदारी साहब का, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत मज़बूत इक़दाम है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम जदोजहद करें।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला खरक में मेयारी शहद की पैदावार के लिए पाक फौज और जिला इंतजामिया के ताउन से प्रोसेसिंग प्लांट की तनसीब का काम जारी है। करक बेर के खालिस शहद के लिए मशहूर है, जिसकी सालाना पैदावार 1500 टन से ज़ायद है। मेरा ताल्लुक जिला खरक की तहसील तकी नसरती से। हम लोग पिछले कई दहाइयों से बेरी का नहायत उम्दा शहद पैदा कर रहे हैं, लेकिन शहद की प्रोसेसिंग की सहूलत की अदम दस्ताबी की वजह से हम अपने कीमती शहद सस्ते दामन फरोख्त करने पर मजबूर हैं। लिहाजा हमें सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों के लिए एक और तोहफा, पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस के एक और रूट का आगाज कर दिया गया। देखते हैं नौरीन आसिफ की रिपोर्ट। बेहतरीन सफरी सहूलत कराची के शहरियों का देरीना मुतालबा रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों को जदीद सफरी सहूलत फराहम करने की भरपूर कोशिशें जारी हैं और शहर के कई रूट्स पर बसें चलाई जा चुकी हैं। पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस के रूट्स में भी इजाफा कर दिया गया है। ये नया रूट बहरिया टाउन से मलीर हॉल तक है, जिसके लिए 13 बसें चलाई जा रही हैं। ये बसें सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक हर 1 घंटे बाद चलाई जाएंगी। नए रूट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध अब्दुल हलीम शेख ने शहरियों को मुबारकबाद पेश की। हमारे प्रायोरिटीज एरिया जो है कराची, सारा कराची को हम कवर करें और इन जदीद बसों से करें। तो जैसे जैसे हमारे पास बसेस का तादाद बढ़ता जाएगा, हम यहाँ पे भी जो है बसों का इजाफा करेंगे। बस रूट के बाकायदा इफ्तिताह के बाद बहरिया टाउन के रिहायशियों ने इसमें सफर किया और इलेक्ट्रिक बस के सफर को अपने लिए बेहतरीन सहूलत करार दिया। यहाँ के रेजिडेंट्स भी अवेल करेंगे और सिटी के रहने वाले जो बहरिया टाउन में आना चाहते हैं वो भी इसको अवेल करेंगे। इंतहाई खूबसूरत आरामदेह सर्विस है। इससे पहले हमें मतलब शटल में जाना पड़ता था, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता था, तो इससे इंशाल्लाह हम लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी लगी है, अल्लाह करे कि और गाड़ियाँ भी बढ़ाएं, बल्कि रूट को आगे बढ़ाएं। इस बस सर्विस में 92 मुसाफिर के बैठने की गुंजाइश है। बस सर्विस के लिए बहरिया टाउन के अंदर पार्किंग एरिया के साथ चार्जिंग स्टेशन भी कायम किया गया है। रास्ते तवील सही, लेकिन शहरियों को अगर ऐसी सहूलियात मुहैया की जाती रहे तो उनकी मंजिल आसान हो जाएगी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। श्रीलंकन शहरियों की तरफ से अतिया किए गए कॉर्निया की कामयाब पैवंदकारी का अमल जारी है। लाहौर और गुजरावाला के बाद अब बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में भी कॉर्निया की पैवंदकारी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शकील मलिक। 70 साला बुजुर्ग शहरी हुजूर बख्श 10 साल पहले अपनी बीनाई से महरूम हो गया था। ताहम श्रीलंकन शहरी की तरफ से अतिया किए गए कॉर्निया के बाद बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में उसकी तारीख जिंदगी फिर से रोशन हो गई है। लाहौर में श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल की कोशिशों से अब तक 70 अफराद की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। श्रीलंका की गिविंग साइट फाउंडेशन की तरफ से कॉर्निया का अतिया मिलने के बाद 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान दरामद करके कामयाब ऑपरेशन के जरिए इसकी पैवंदकारी को यकीनी बनाया जाता है, जिसके लिए श्रीलंकन कौंसल खाना मुकम्मल ताउन फराहम करता है। जो हमारे ऑफिस का रोल है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसकी रीजन ये होती है कि हम ब्रिजिंग कर रहे होते हैं बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान, और बेस्ड ऑन आवर कमिटमेंट जब वहाँ से कॉर्निया चलती हैं और लगने तक का जो प्रोसेस है उसमें मेरा ऑफिस, मेरा जो कॉन्सुलेट है वो पूरी तरह इन्वॉल्व होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी बहन भाइयों को जो है वो हम ये फैसिलिटेट कर सकें। अगला मेरा जो है प्रोजेक्ट वो ये है कि पाकिस्तान में आई बैंक जो है वो, और हम अपने मुसलमान और पाकिस्तानी बहन भाइयों को ये कन्विंस करें कि हम क्यों ना अपनी जो है आइस को डोनेट करें, ताकि किसी और अपने जो भाई है उसकी हम जो है फ्यूचर की ज़रूरत पूरी कर सकें। लाहौर
लाहौर और गुजरांवाला के बाद अब बहावलपुर में भी कॉर्निया की पेवंदकारी शुरू कर दी गई है, जिससे जनूबी पंजाब के मरीज भी मुस्तफीद होंगे। अब तक पंजाब के साथ साथ सिंध और बलोचिस्तान के मरीजों में भी कॉर्निया की कामयाब पेवंदकारी की जा चुकी है। आंखों के ऑपरेशन के दौरान मरीजों के क़यामत तवाम और इलाज के अखराजात भी श्रीलंकन कौंसल खाना बर्दाश्त करता है। कॉर्निया की पेवंदकारी के अमल की हौसला अफजाई करके अंधेरों में डूबी जिंदगियों को हमेशा के लिए रोशन किया जा सकता है। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच से चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मुलाकात की और बलूचिस्तान के जामियात के माली उमूर पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन HEC ने जामियात के मसाइल को जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। डॉक्टर मुख्तार अहमद ने सरदार अख्तर जान मेंगल की जानिब से वार्ड में यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए 100 एकड़ कीमती अराजी HEC को मुफ्त देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम से इंडोनेशिया के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इंजीनियर अमीर मकाम ने इंडोनेशिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती वफूद के तबादले का प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। इंडोनेशिया के सफ़ीर ने पाकिस्तान नेशनल लाइब्रेरी में बैनुल अक़वामी कॉर्नर के क़याम के लिए जगह फराहम करने की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जेल रिफॉर्म से मुताल्लिक़ा इजलास की सदारत की। इजलास में फैसला किया गया कि कैदियों को फजर और मगरिब की नमाज बाद जमात अदा करने की इजाज़त होगी, जबकि वीडियो कॉल की सहूलत फराहम करने का भी फैसला किया गया। इजलास के शुरका को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि सूबे को 28 जेलों में CCTV कैमरों की नस्ब किया जा चुका है, जबकि 15 मजीद जेलों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। इजलास में फैसला किया गया कि जेल में हस्पतालों के लिए 40 करोड़ रुपए के तिब्बी आलात भी खरीदे जाएंगे। IRC के सदर डेविड मिलीबैंड से वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में सैलाब के बाद बहाली का काम जारी है। उन्होंने कहा कि बारिशों से 50 लाख मजीद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। इजलास में सैलाब मुतासिरीन की बहाली, खवातीन और बच्चों को ग़िज़ाई खुराक देना और सेहत के नेटवर्क को बेहतर करने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में मुलाकात की है। मुलाकात में शहर के तरक्याती मंसूबों, मरदमशुमारी, सूबे की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि फायर फाइटर्स हमारे हीरो हैं, हमें रेस्क्यू इदारों को मजीद मजबूत बनाना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि रेस्क्यू इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की ज़रूरत है और मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से बचाव के लिए इदारों के मसाइल को हल करना होगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि हमें अपने नौजवानों को पैरों पर खड़ा करना होगा और मैं अवाम की फलाह के लिए काम करने वाले इदारों के साथ खड़ा हूँ। जो लोग इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए आगे बढ़ें, जज्बे के साथ अपना काम करें और वो शहीद हो जाएं और बाद में उनको छोड़ दिया जाए, उनकी फैमिली को ना पूछा जाए, इस रिवायत को अब बदल दिया है, बदल गई है, इनके साथ खड़े हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जांबाज फायर फाइटर्स के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान किया और वरसा में से एक फर्द को नौकरी की यकीन दहानी कराई। इससे पहले गवर्नर सिंध ने सोहराब गोट, मलिर और शाह फैसल कॉलोनी में जाकर फायर फाइटर्स के लवाहिकीन से मुलाकात की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। उधर पेशावर में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि शोबे तिब से वाबस्ता अफराद को ईमानदारी के साथ इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हस्पतालों को दरपेश तिब्बी और इंतजामी मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और गरीब आवाम के लिए सस्ती और मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूर दराज और पसमानदा इलाकों के हस्पतालों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 27 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। बलूचिस्तान के 12 अजला में मरदमशुमारी की वजह से मुहिम ईद के बाद रुकी। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पोलियो के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दे रखी है। उन्होंने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं और इसके लिए मौसर इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल से कम उम्र के 30 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन की माह सयाम के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान में महफिल समा का इनकाद किया गया। तफसील बता रही हैं लाहौर से हुमा सदफ।
23वें रोजे की अफ्तार ट्रांसमिशन के आगाज में कारी हाफिज अहमद हाशमी ने सूरह आले इमरान की आयात मुबारिका तिलावत की। जुमातुल मुबारिक के हवाले से ट्रांसमिशन में महफिल समा हुई, जिसमें उस्ताद शेर मियां दाद ने सूफियाना कलाम पेश किया। नूरे इल्म सेगमेंट में डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा कि नरमी, आजिजी और इनकिसारी इस्लामी तालीमात की बुनियाद और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारिका हैं। आज की ट्रांसमिशन के मेहमान खसूसी मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने भी नर्म मिजाजी और दरगुजर को इंसानियत की असास करार दिया। उन्होंने PTV के रमजान ट्रांसमिशन के मेयार को सराहा। अपने घर आके अच्छा ही लगता है। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कवाली और अभी डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, बड़ी काम की बातें बताई, मगर बहुत अच्छा और एक रौनक वाला माहौल है जहाँ पे आके अच्छी फीलिंग हो रही है। खत्तात वासिल शाहिद ने खत नस्तालीक में अल्लाह पाक के इसमें मुबारक कैनवस पर खूबसूरत अंदाज में तहरीर किए। हादिया हाशमी ने बच्चों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली आज कवालियाँ भी सुनने को मिली और सबसे मुझे लगता है बेस्ट ट्रांसमिशन ये सबको यही देखनी चाहिए। जो यहाँ की ट्रांसमिशन की स्टोरीज हैं, ये जो हादिया हाशमी सुनाती हैं, ये काफ़ी मुझे पसंद है। काफ़ी शौक से घर में भी हम सब मिलकर बच्चे देखते हैं। सेगमेंट रब्बे ज़िदनी इल्मा में यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ, रावलाकोट आजाद जम्मू कश्मीर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोरकोट के तालिब इल्मों ने शिरकत की। PTV के रमजान पाकिस्तान ट्रांसमिशन कौमी चैनल के रिवायात के मुताबिक आवाम को मेयारी तफरी फराहम करने के साथ साथ तरबियत साजी का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। फलाही और सियासी तंजीमों की जानिब से मुस्तहिकीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के सीनियर नायब सदर उमर खान गर्देजी ने जिला खुशाब में नादार अफराद में इमदादी सामान नकद रकूम तकसीम की। इस मौके पर उमर खान गर्देजी का कहना था कि मुस्तहिकीन से तावन हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, गरीब आवाम की खिदमत करना हमारा मंशूर है, इस सिलसिले को जारी रखेंगे। रमज़ान मुबारक में पकौड़े, समोसे और दीगर तली हुई अशिया अफ्तार दस्तरखान का लाजमी हिस्सा होती हैं, जबकि तिबी माहिरीन कहते हैं कि तली हुई मुर्गन अशिया हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। इस हवाले से चौधरी मजहर की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक गर्मियों में आए या सर्दियों में, पकौड़े, समोसे, कचूरियाँ, जलेबियाँ और मुरगन गज़ाएँ लाजम मलजूम समझी जाती हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अफ्तार के मौका पर बसियार खोरी से रोज़े के समरात ज़ायल हो जाते हैं। तो अफ्तारी के बाद अगर आप असेसमेंट शुरू करें कि कितने लोग हैं जो मैदे की तकलीफ के साथ आ रहे हैं, मैदे में जलन है, उल्टी है, पेट में दर्द है, मोशन हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आधे से ज़्यादा मरीज़ इन्हीं तकालीफ के साथ आते हैं। अफ्तारी लाइट चीज़ों के साथ होनी चाहिए, खजूर के साथ हो गया, आपने फ्रूट ले लिए, आपने जूस शरबत पी लिए, ठीक है ना। तो कंसनट्रेटेड चीज़ें, कार्बोनेटेड चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें फ़ौरन नहीं खानी चाहिए। ख़वातीन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैं कहूँगी इस लिहाज से ज़्यादा है कि वो अगर बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें नहीं बनाएंगी तो फिर घर वाले भी ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खाएंगे। बहुत सी और ऑप्शंस भी, आप चना चाट बना सकते हैं, फ्रूट चाट बना सकते हैं, दही भल्ले बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं। बहुत सी और हेल्दी ऑप्शंस हैं जिनके फ्राइड फूड के मुतबादिल में। रमज़ानुल मुबारक में दस्तरखान पर समोसे, पकौड़े ना हों तो यूं लगता है जैसे किसी चीज़ की कमी रह गई हो। माहिरीन सेहत के मुताबिक तली हुई अशिया के नुकसानात ज़्यादा और फ़ायदे कम हैं, लिहाजा इनसे परहेज ही बेहतर है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम कदरे गर्म रहा। और अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि जैकबाबाद में 43, खैरपुर में भी 43, लाड़काना 44, खानपुर 43, जबकि मोहनजोदाड़ो में भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि इस्लामाबाद में 36, लाहौर में 39, कराची में भी 36, पेशावर 37, जबकि कोयटा में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।